हाँ, तो अपन लोग चालू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? बेसिकली कैंडिडियासिस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे सिस्टम में इसका अपन लोग देखेंगे, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में। बेसिकली ये फंगस है एक तो, देखते हैं इसको क्या होता है। तो देखो, कैंडिडियासिस कॉज कौन करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है ना। ये कैंडिडा एल्बिकेंस है क्या? एक यीस्ट जैसा फंगस है। यीस्ट नहीं है पूरी तरीके से, पर यीस्ट जैसा है, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्यूडो हाइफी। हाइफी समझते हो ना, ये कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, माइसीलियम बनता है तो वही हाइफी होता है। तो उसमें ये स्यूडो फॉर्म बनाता है, पूरी तरीके से एक प्योर हाइफी नहीं रहता, स्यूडो रहता है, उसमें सारे सेप्टेशन नहीं पाए जाते, स्यूडो हाइफी। और ये जाके किसको अफेक्ट कर रहा होता है? इंटरनल ऑर्गन्स को। और इंटरनल ऑर्गन्स को अगर अफेक्ट किया तो सिंपल सी बात है, सिस्टमिक वाला पार्ट है तो सिस्टमिक कैंडिडियासिस होगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए था बस। इसमें ये याद कर लो कि कैंडिडियासिस कर कौन रहा होगा? कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है ना। तो देखो, इसको अपन लोग 3 से 4 पार्ट में इस पूरे वीडियो को पढ़ेंगे। किन कारणों से हो रहा है वो देखेंगे, इसके पास क्या पावर है, किसकी वजह से, किन पावर की वजह से ये सब कर पा रहा है वो, और पावर का फिर कैसे इस्तेमाल कर रहा है अपने बॉडी में, क्या क्या मैनिफेस्टेशन शो कर रहा है वो, और उसको फिर अपन लोग कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखो। तो इसको अपन लोग पता है 3 ग्रुप में बांटे हैं। पहला तो ये कि नॉर्मल अपना कंडीशंस में हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी लो हो, प्री मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब आपको डिजीज होता है तो पहले आपका इम्यूनिटी घटता है ना। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेशन नहीं है, याद करने का बता रहा हूँ। तो पहले फिजियोलॉजिकल आप नॉर्मल है, फिर क्या धीरे धीरे इम्यूनिटी घट रही है, मतलब क्या लो इम्यूनिटी वाले कुछ फैक्टर्स दिखेंगे, और इम्यूनिटी घटने के बाद आपको डिजीज हो चुकी है, मतलब क्या पैथोलॉजिकल देखेंगे। तो देखो, पहला फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में क्या, वही एक्सट्रीम चीज़ें हैं। या तो आपका उम्र एक्सट्रीम हो गया, मतलब एक्सट्रीम ऑफ एज, या तो आपका पेट एक्सट्रीम फूल गया, मतलब प्रेगनेंसी, सिंपल। तो एक्सट्रीम ऑफ एज और प्रेगनेंसी। दूसरा अपना क्या है? लो इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी कब होता है? सिंपल सी बात है, जब अपन लोग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो उस समय इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ खाते हैं, तो ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, सिंपल। और क्या? एच आई वी तो अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इसलिए उसमें इम्यूनो सप्रेशन पाया गया। और मेलिग्नेंट कंडीशन वो जो अपने इम्यून सिस्टम पे एक्ट कर रहा हो उसमें, ठीक है ना। तो ये सब लो इम्यूनिटी का कारण है। ये तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ गया, और ये एच से जुड़ गया। अब अपन लोग देखते हैं किन बीमारियों में दिख सकता है पैथोलॉजिकल। तो 2 है, एक तो डायबिटीज मेलाइटस और एक फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोफिल्स पता है ना, उनका नंबर घट जाने को न्यूट्रोपीनिया कहेंगे, और फीवर एसोसिएटेड न्यूट्रोपीनिया है ये। तो अपना डायबिटीज मेलाइटस हो गया और फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। तो अपना 3 पार्ट हो गया, फिजियोलॉजिकल, लो इम्यूनिटी और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में सब एक्सट्रीम कर दो, मतलब एक्सट्रीम ऑफ एज, और पेट एक्सट्रीम फुला दो, मतलब प्रेगनेंसी। लो इम्यूनिटी में आप लोगों ने क्या देखा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और एड्स। और पैथोलॉजिकल में आप लोगों ने क्या देखा? बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस और फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, सिंपल। अब देखते हैं इसके पास क्या पावर्स है जिनकी वजह से कर पा रहा है। तो उसको देखने के लिए कैसे समझो, तो देखो, पहले ये चिपकेगा, ठीक है ना। तो चिपका, फिर वो जो वॉल है उसको तोड़ेगा, मतलब फोड़ो, उसको तोड़ देगा। अब फोड़ने के बाद अंदर जहर निकाल देगा, मतलब जहरीला। और अंत में फिर वहाँ जाके फिर दिखावा करने लग जाएगा। तो देखो क्या है, बेसिकली ये 4 पावर है। चिपकना मतलब एडिशन, फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाएगा, कैसे? वॉल को कैसे तोड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। फिर अंदर जाके टॉक्सिन निकाल रहा है, तो टॉक्सिन। और चौथा वहाँ जाके दिखावा कर रहा है, मतलब स्यूडो हाइफी, सिंपल। तो देखो, एडिशन, इंजाइम, टॉक्सिन और स्यूडोहाइफी। तो एडिशन क्या करा रहा है? सिंपल सी बात है, एडिशन कराता है किससे? स्किन और म्यूकोसा से। दूसरा क्या? इंजाइम। इंजाइम क्या कराएगा? मैं बताया ना, ये बेसिकली वहाँ की दीवार को तोड़ेगा तब ना अंदर घुस पाएगा। तो हेल्प इन टिश्यू इन्वेजन, ठीक है ना। तो देखो, इसमें दो दो इंजाइम होता है बेसिकली। प्रोटीन को तोड़ने वाले इंजाइम को अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीनेजेस। तो एक है एस्पार्टेट, पता है ना, तो एस्पार्टिल प्रोटीनेजेस और सीरीन प्रोटीनेजेस, बेसिकली अमीनो एसिड को तोड़ रहा होगा। तो ये एस्पार्टिल ए और एस, एस्पार्टिल प्रोटीनेजेस और सीरीन प्रोटीनेजेस। फिर क्या है अपना? टॉक्सिन। तो देखो, पहला अपन लोगों ने चिपके चिपके कैसे? स्किन से या फिर म्यूकोसा से। फिर इंजाइम निकाले जो कि प्रोटीनेजेस थे, एस्पार्टिल और सिलीन। अब अपना है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन में क्या है? देखो, बेसिकली आप जब सेल देखते हो, सेल की मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोफोरिन होते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, तो उसके एक्सट्रैक्ट से निकलता है, मतलब उसको एकदम दबा के निकाल दो तब वैसा। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रैक्ट किसकी तरह एक्ट करते हैं? टॉक्सिन की तरह। तो ये किसकी तरह? ये मैंने ये इक्विवेलेंट का साइन बताया क्यों, कि इक्विवेलेंट होते हैं बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के, ठीक है ना। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टॉक्सिन निकलने से अपने अंदर फीवर हो रहा होता है, ये पायरोजेनिक टॉक्सिन होता है, सिंपल। तो अपना 3 चीज़ समझ में आया, पहले चिपका मतलब एडिशन, दूसरा इंजाइम से तोड़फोड़ मचाया मतलब इंजाइम्स, और तीसरा अपना टॉक्सिन। टॉक्सिन अपना कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन के एक्सट्रैक्ट से निकल के बना है। अब अपना चौथा क्या हो गया? स्यूडोहाइफी। स्यूडोहाइफी ये दिखावा कर लिया अंदर जाके, तो क्या होता है? देखो, ये अपना मान लो ये अपना ईस्ट है, इसके ऊपर ये स्यूडोहाइफी निकला, तो इसका जो टिप होता है ना, उस पर एक इंजाइम होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोलाइपेज। और ये फॉस्फोलाइपेज फिर डैमेज वेमेज कराता है आसपास, और फिर इन्वेजन और अंदर तक जाने में हेल्प करता है, हेल्प इन इन्वेजन, सिंपल। तो इसका 4 पावर हुआ, क्या क्या? एक तो चिपको, फिर इंजाइम निकाल के तोड़फोड़ मचाओ, फिर अंदर जाके टॉक्सिन निकालो, फिर बाहर जाके दिखावा करो। चिपको एडिशन, एडिशन कराता है। इंजाइम में कौन? सिराइन और एस्पार्टेल और सिराइन।
टॉक्सिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के एक्सट्रैक्ट से निकल रहा है, और फिर अपना स्यूडोहाइफी उसका भी जो टिप है उससे कौन सा एंजाइम निकल रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी। सिंपल। तो ये इसका पावर समझ में आ गया। अब पावर की वजह से क्या क्या मैनिफेस्टेशन क्या कर रहा होगा, तो देखो इन लेयर्स को याद रखोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोड़ा एलर्जी करा दिया, तो पहले एलर्जिक कैंडिडियासिस होता है, फिर उसके नीचे अपन लोग देख सकते हैं क्या, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, स्किन के अंदर दिक्कत। वैसे एलर्जी अंदर बॉडी के अंदर हो रहा होगा, पर याद कराने के लिए मैंने ऊपर एलर्जी बना दिया। तो देखो एलर्जिक कैंडिडियासिस, फिर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, फिर अपने स्किन के नीचे म्यूकोसा होता है ना, तो म्यूकोसल कैंडिडियासिस, और लास्ट में जब ये सब क्रॉस कर गया तो नीचे ब्लड वेसल है, तो ब्लड से पूरे बॉडी में फैलेगा, तो मतलब सिस्टमिक कैंडिडियासिस। 4, ठीक है ना। तो एलर्जी, क्यूटेनियस, म्यूकोसल और सिस्टमिक कैंडिडियासिस, समझे। तो देखो एलर्जिक का तो अपन लोग डीप में बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन लोग क्या देखना है, पहले क्यूटेनियस से चालू करो। तो क्यूटेनियस में दो चीज़ है, स्किन के फोल्ड्स के बीच में देखो ना, जहाँ जहाँ स्किन मुड़ता है ना उसके बीच में ये देखो ये लाल लाल दिख रहा है ना, पुस्ट्यूल्स फॉर्म हो रहा है, उसी को अपन लोग बोलते हैं इंटरट्रिगो, दो स्किन के बीच में इंटर ट्रिगो। तो इंटर ट्रिगो इसको कहेंगे, जब जैसे मान लो अपने स्किन फोल्ड्स है ना उसके बीच में जहाँ डेवलप हो रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे इंटर ट्रिगो। दूसरा क्या, अगर नेल को अफेक्ट करे तो नेल को अपन लोग बोलते हैं ऑनाइको लिख दो, जैसे लिखो ऑंक्यो लिख दो, ऑंक्योमाइकोसिस लिखते हैं ना, तो ऑंक्यो, ठीक है ना। अब वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑंक्योमाइकोसिस, और अगर एक और दूसरा है पैर ऑंकिया, ठीक है ना, सिंपल। तो अपने स्किन से क्यूटेनियस से समझ में आया, दो चीज़ था, अगर स्किन को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है तो इंटरट्रिगो जो कि स्किन फोल्ड्स को अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे पिस्टल बन रहा है, और दूसरा नेल को वहाँ बोलो वो क्या बोलते हैं ऑनाइको, तो ऑनाइको ऑंकोमाइकोसिस, सिंपल से होता है पैरोंकिया। फिर अपना है म्यूकोसल कैंडिडियासिस। तो म्यूकोसल कैंडिडियासिस को याद करने के लिए ना खाने के रास्ते को फॉलो करो, खाना पहले ही अपने मुंह में है तो मतलब ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ठीक है ना। उसके बाद ईसोफेगस में गया तो ईसोफेंजियल कैंडिडियासिस, और बाद में बाहर से निकल गया मतलब क्या, वल्वोवेजाइनेटिस। तो इन तीनों जगह पे ये म्यूकोसल कैंडिडियासिस के अंदर आता है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस और वल्वोवेजाइनेटिस। इसके बाद देखो नीचे आ गया अपन लोग इस पे ब्लड पे, तो ब्लड से वो सेप्टिसिमिक, मतलब ब्लड में अगर पैथोजन है तो उसको सेप्टिसिमिया कहते हैं ना, वो पूरी बॉडी में फैलेगा, तो पूरे बॉडी में फैलने को क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक कैंडिडियासिस। तो उसको ऊपर से नीचे तक याद करते हैं। तो क्या क्या है, ब्रेन में क्या करा रहा होगा, मेनिंजाइटिस। आई में देखो एक्सोप्थेलमस अपन लोग पढ़े हैं ना, वो गोइटर वाइटर में दिखता है, इसमें क्या दिखता है, एंडोप्थेल्माइटिस, ठीक है ना। और कैरेटिन और कंजक्टिवा को अफेक्ट करा होता है कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, सिंपल। उसके नीचे आते हैं, पहले ब्रेन से नीचे उतरे आई पे आए, आई से नीचे उतरे अब लंग्स पे आते हैं, तो लंग्स में क्या दिख रहा है, पल्मोनरी कैंडिडियासिस, सिंपल। और उसके बाद देखो उसके नीचे आए अपन लोग क्या, ब्लड जो हार्ट वार्ट दिख रहा है तो सेप्टिसीमिया, या फिर पूरे बॉडी में फैला तो डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, ये तो इसको नहीं भी याद करो तो चलेगी, तो नॉर्मल है। और फिर उसके नीचे अपना पैर आ गया, जॉइंट्स, तो जॉइंट में अर्थराइटिस और सेप्टिसिमिक अर्थराइटिस, ये देख सकते हो। तो ये अपना ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुआ, 4 पार्ट हुआ। कैसे, पहले तो ऊपर देखे तो एलर्जी, उसके नीचे क्यूटेनियस, फिर म्यूकोसल और सिस्टमिक। तो एलर्जी को छोड़ के अभी क्यूटेनियस देखते तो इसमें या तो स्किन या तो नेल। स्किन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरट्रिगो, और नेल को अपन लोग बोलते हैं ऑनाइको, तो ऑंकियो तो पेरोंकिया या ऑंकोमाइकोसिस। म्यूकोसा को अफेक्ट कर रहा था म्यूकोसल कैंडिडियासिस, ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा था उसको। म्यूकोसल के अंदर अपन लोग कैसे देखे, खाने के रास्ते को देखे, और सिस्टमिक में अपन लोग क्या देखे, ऊपर से नीचे तक आते गए, ठीक है ना, सिंपल। चलो अब अपन लोग इसका क्या देखते हैं, लैब डायग्नोसिस, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस में 3-4 पार्ट है, पर सबसे मेन अपना स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन है, जिसका मैंने कहानी बना दिया तो याद हो जाएगा। तो देखो क्या है, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा होगा, स्किन में हो रहा है या फिर यूरिन से पता कर सकते हैं, या तो ब्लड से, ठीक है ना। साइट ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। वो कलेक्ट किए, फिर उसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वाइवा में पूछता भी है। तो देखो इसमें ये जो पिंक कलर का ये स्ट्रक्चर है ना, ये पिंक ग्राम पॉजिटिव बता रहा है, ओवल बडिंग ईस्ट सेल दिख रहे हैं, देखो ये जो सेल्स है ना, ये क्या है, ओवल बडिंग ईस्ट सेल्स है, ठीक है ना। और इसके बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये देखो ये अपना बड़े बड़े लंबे लंबे से, ये क्या हाइफी नहीं है, क्या है, स्यूडो हाइफी, जो दिखावा अपन लोग पढ़ के आए थे वही है स्यूडो हाइफी। तो उससे पता चलता है कि ये क्या कैंडिडा एल्बिकेंस है। तो इसमें क्या दिख रहा है, ग्राम पॉजिटिव, ओवल बडिंग समझ में आ रहा है ना, इधर इससे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी निकल रहे हैं, तो ओवल बडिंग और विथ स्यूडो हाइफी, सिंपल। तो अपने लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया, फिर उसको माइक्रोस्कोप में लगाया, उसके बाद उसका और कल्चर ग्रो करेंगे। तो देखो यीस्ट है तो कौन सा अगार यूज़ करेंगे, सेब्रो डेक्स्ट्रो एसडी अगार। तो देखो उसमें कैसे दिख रहा होगा, ये देखो ये जो कॉलोनीज है ना, ये कौन सी है, क्रीमी वाइट कॉलोनी, सिंपल। और अगर अपन लोग ब्लड सैंपल ले रहे हैं ना, मान लो यहाँ बोलते हैं ना बेस्ड ऑन स्किन इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो अगर ब्लड सैंपल ले रहा है तो उसको ब्लड कल्चर बॉटल में लगा सकते हैं। उस बॉटल का नाम क्या होता है, बैक टेलर्ट होता है, तो इसको याद मत करो, ये याद कर लो, एस डी अगर। फिर देखो अपन लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया, उसकी माइक्रोस्कोपी की, फिर उसका कल्चर किया। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, ये सबसे ज़रूरी है क्या, स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना कि वो कैंडिडा एल्बिकेंस है कि नहीं। तो देखो एक कहानी सुनो, जो अपना खाना है ना अपनी प्लेट तक पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, देखो
मिट्टी में उसको उगाएंगे पहले, ठीक है ना, पहले ग्रो कराएंगे, मतलब आगार दे रहे हैं उसको। पहले मिट्टी देखो, मिट्टी से अपना खाना बना, खाना को अपन लोग अपने घर में गर्म करेंगे, गर्म करके अपने प्लेट पे रखेंगे और फिर उसके बाद फिर ढक देंगे, मतलब बेसिकली। तो सिंपल सी बात है, क्या मिट्टी में ग्रो किया, मतलब कि आगार देखो। तो क्या कौन सा आगार का इस्तेमाल कर रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए? क्रोम आगार, ठीक है ना। उसमें अलग अलग कलर की कॉलोनीज दिख रही होंगी, पहले आगार हुआ। फिर उससे अपना खाना निकला मिट्टी से, खाना मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट असिमुलेशन एंड फर्मेंटेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो पहला क्रोम आगार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरा कार्बोहाइड्रेट असिमुलेशन एंड फर्मेंटेशन। खाना आया, उसको गर्म किया, मतलब क्या? ग्रोथ एट 45 डिग्री सेल्सियस। अगर 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो कैंडिडा एल्बिकेंस है, ठीक है। गरम किया, अब अपने प्लेट पे सजाएंगे, तो कौन सा प्लेट होगा? दलाई लामा वाला प्लेट, मतलब क्या? दलामाऊ प्लेट कल्चर अगर, ठीक है, दलामाऊ प्लेट कल्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो अपने एल्बिकेंस के लिए पॉजिटिव, मतलब वो इसी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अपना कहाँ हुआ? अगार से चालू किया, कौन सा अगार होगा? क्रोम अगार। खाने के नाम पे मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट एसिमुलेशन फर्मेंटेशन। फिर खाना को गर्म किया, मतलब क्या? दाल अपना 45 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, फिर प्लेट पे सजा दो, मतलब क्या? दालामाऊ प्लेट कल्चर। उसके बाद फिर हक दिया, मतलब क्या? जो ढागे ना, उसको अपन लोग सैंपल में देखेंगे, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? जर्म ट्यूब टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जो कॉलोनी उसमें से निकली, मान लो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की, उसको जब ह्यूमन सीरम देंगे, खाने के लिए देंगे ह्यूमन सीरम, तो अपने अंदर से ना बड़ा बड़ा ट्यूब निकाल रही होगी, मतलब क्या? लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन जो कि इस सेल से निकल रही होंगी, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? जर्म ट्यूब, ठीक है ना। ये सब कर लिया। अब उसी का, उन्हीं ऑर्गेनिज्म का अपन लोग ने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करा दिया, तो उससे पीछे आएगा स्पेसिफिक जीन, कैंडिडा स्पेसिफिक जीन डिटेक्ट कर लो। तो ये क्या हो गया? उसका स्पेसिफिक स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। मिट्टी से चालू किए, उससे खाना निकाले, खाना को गर्म किए, गर्म करके प्लेट पर सजाए, प्लेट पर सजाने के बाद जो निकला बाहर, उसका अपन लोग डिटेक्शन किए, जर्म ट्यूब टेस्ट और पीसीआर, सिंपल। लास्ट अपना क्या बचता है? इम्यूनो डायग्नोसिस, ठीक है ना। पहले क्या किए? सैंपल कलेक्ट किए, उसकी माइक्रोस्कोपी किए, उसको कल्चर किए, उसका स्पीसीज आइडेंटिफाई किए, लास्ट में एक तो स्टेप कर लो इम्यूनो डायग्नोसिस। इम्यूनो डायग्नोसिस मतलब क्या? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? एंटीजन एंटीबॉडी का ना। और ये सब क्या होता है? प्रोटीन। तो बेसिकली अपने को प्रोटीन ही डिटेक्ट करना है। तो प्रोटीन या तो एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन या तो एंटीजन हो सकता है, प्रोटीन या तो एंटीबॉडी हो सकता है। तो देखो इंजाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पता क्या होता है? पूरे अपने लैब डायग्नोसिस में दो चीज़ सबसे ज़रूरी है, एक तो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन और एक बीटा डी ग्लूकन एसिड। तो बीटा डी ग्लूकन एसिड को मैं अलग से समझाऊंगा, भी समझो। तो देखो क्या है बेसिकली, इंजाइम डिटेक्शन, एस्पार्टेट प्रोटीनेज अभी पढ़ के आया ना, इसका पावर था, तो एस्पार्टेट और सीरीन प्रोटीनेजेस, तो वो डिटेक्ट कर लो। एंटीजन डिटेक्शन में क्या है? बेसिकली सेल वॉल जो होता है ना, उसका सेल वॉल मनमानी करता रहता है, तो मतलब सेल वॉल मनन एंटीजन, ठीक है ना। तो उसका एंटीजन या तो सेल वॉल मनन एंटीजन को डिटेक्ट कर लो, या तो ऐसी एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट बन रही हो उसको डिटेक्ट कर लो, सिंपल। लास्ट अपना बच रहा है बीटा डी ग्लूकन एसिड। तो बीटा डी ग्लूकन एसिड को अलग से समझते हैं, पहले इसको समझ लो, समझे। सैंपल कलेक्ट किया अपन लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन, माइक्रोस्कोपी में देखें तो क्या सूडो हाइफी दिख रहा है, फिर कल्चर किस पर लगाया? एसडी आकार पर लगाया। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कहानी था, मिट्टी, खाना, गरम, प्लेट और टट्टी कर दिए, ठीक है, सिंपल। और फिर अपना लास्ट में अपना क्या हो गया? बेसिकली इम्यूनो डायग्नोसिस, तो उसमें इंजाइम, एंटीजन और एंटीबॉडी। लास्ट में अपना बच रहा है क्या? बीटा डी ग्लूकन एसिड। तो बीटा डी ग्लूकन एसिड में क्या दिख रहा होगा? देखो जो बीटा डी ग्लूकन है ना, ये है क्या? बेसिकली ये एक अपना सेल वॉल का कंपोनेंट है, कैंटिडा के सेल वॉल का, ठीक है ना। और ये बीटा डी ग्लूकन किस में पाया जाता है? जब भी आपको सिस्टमिक कैंडिडियासिस हो। अगर ये ऊपर ऊपर से रह गया ना, एलर्जी, क्यूटेनियस म्यूकोसल, तो ये अपने ब्लड में नहीं पाया जाएगा। कब पाया जाएगा? सिस्टमिक कैंडिडियासिस में। तो इसलिए ये मार्कर किसका होता है? इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन का, ठीक है ना। तो बीटा डी ग्लूकन ऐसे अगर पाया जा रहा है तो अपन लोग मान सकते हैं कि आपको कैंडिडियासिस हो रहा है, ठीक है ना। पर ये किन के लिए नेगेटिव होता है? जाइगोमाइकोसिस, ब्लास्टो, क्रिप्टोकोकोसिस, ये सब के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो किस में पाया गया? सिर्फ इन्वेसिव कैंडिडियासिस में पाया जाता है, ठीक है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? अपना कैलोरी पता है ना, तो कैलोरीमेट्रिक एंजाइम ऐसे की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। और इससे अपन लोग पता चल सकता है कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। मान लो इसका बीटा डी ग्लूकन घट रहा है अपने ब्लड में, मतलब सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। तो बीटा डी ग्लूकन ऐसे हुआ क्या? बेसिकली बीटा डी ग्लूकन अपने सेल वॉल का कंपोनेंट हुआ, वो कब निकलेगा? जब अपना इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन हुआ, वो ब्लड में जाके निकालेगा। तो किस में पॉजिटिव पाया जाता है? इन्वेसिव कैंडिडियासिस में, और सब में ये नहीं पाया जाता, जाइगो, ब्लास्टो, क्रिप्टो, ये सब में नहीं पाया जाएगा। डिटेक्ट करने के लिए कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करो, और इससे अपन लोग को पता चलेगा कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं। तो ये अपना पार्ट खत्म। इंट्रोडक्शन समझ लिए, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को कैसे समझे? पहले तो फिजियोलॉजी, फिर इम्यूनिटी घटाओ तो पैथोलॉजी, और वैलेंस फैक्टर में क्या किया अपन लोग? पहले चिपकाओ, फिर फोड़ो, फिर अपना उसको टॉक्सिन निकालो, और फिर दिखावा करवा दो। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए 4 लेयर का इस्तेमाल किया, एलर्जी, क्यूटेनियस, म्यूकोसल और ये अपना ब्लड वेसल। और लैब डायग्नोसिस में 3 स्टेप तो पता ही है, सैंपल कलेक्शन, माइक्रोस्कोपी और अपना कल्चर। जरूरी क्या था? स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए कहानी याद कर लो, और बीटा डी ग्लूकन ऐसे अलग से याद कर लो, सिंपल।